Welcome to your online school Diksha, Class 9th Mathematics Chapter 2 Polynomial बहुपद. Today topic Factorization of Polynomial. बहुपदों का गुणनखंड मध्य पद विभाजन विधि से. अरे बच्चों, आज की ये वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है. उनका चैप्टर 2 बहुपद हम लोग कर रहे हैं. पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपकी प्रश्नावली 2.4 के 3 प्रश्न तक हम लोगों ने हल कर लिया है. आज हम आगे बढ़ते हैं. आगे के प्रश्न कैसे हल होंगे उसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे. तो आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंडन और पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद. तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले बहुपदों का गुणनखंड कैसे हम ज्ञात करते हैं. वैसे तो गुणनखंड के बारे में आप लोगों ने अर्थात फैक्टराइजेशन के बारे में आप लोगों ने कक्षा 8 में भी पढ़ रखा है. तो पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं कि ये फैक्टर आखिर होते क्या हैं, ये गुणनखंड आखिर होते क्या हैं. तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कई बार इस शब्द के बारे में बात की थी कि गुणनखंड क्या होते हैं. उदाहरण के माध्यम से यदि मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास एक संख्या 8 है और मैं कहूं कि मुझे इसके गुणनखंड बताइए, तो आप कहोगे सर 1 2 4. ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 4, आपको 8 ही मिलेगा. तो 1 2 और 4 इस संख्या 8 के गुणनखंड हैं. क्यों गुणनखंड हैं? क्योंकि आप देखिए ये जितनी भी मैंने संख्या लिखी है 1 2 और 4, ये 8 को पूरा विभाजित कर देती है. ठीक, आप कोई भी संख्या उठा लीजिए. मान लीजिए आपने 2 उठाया, 2 से जब 8 को काटेंगे आप तो आपको शेषफल के रूप में क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. आप 4 से इसको विभाजित कर सकते हैं तो ये पूरा इसको विभाजित कर देगा. 4 दूनी 8, शेषफल आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं, जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देते हैं. पूरा विभाजित करने का अर्थ है कि शेषफल हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है. और जब उन्हीं संख्याओं को हम आपस में गुणा करते हैं तो वो हमको वही संख्या दे देती है. तो गुणनखंड के बारे में हम लोगों ने आज ये बात जानी कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देती हैं, अर्थात शेषफल 0 आता है, वो उसका गुणनखंड कहलाती हैं. और जब उन्हीं संख्याओं को आपकी आपस में गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वही संख्या मिल जाती है जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं. तो ये आपने गुणनखंडों की विशेषता देखी कि एक तो शेषफल हमको 0 मिलता है विभाजित करके, और एक जब उन्हीं संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं तो हमको दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है. तो ये तो अंक गणित की बात हुई. अंकों के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि गुणनखंड क्या होते हैं. अब हम जो हमारा विषय है वह है बहुपदों का गुणनखंड. तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर बहुपदों का गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा है. उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे कि x² - 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए. आप सभी जानते हैं कि x² - 9 एक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद हो गया. ठीक, और कैसा बहुपद है यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर इस बहुपद की जो घात है वो 2 है, क्योंकि चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद. तो बच्चों ये द्विघात बहुपद है. ठीक, अब इसके गुणनखंड हम निकालेंगे तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके कितने गुणनखंड संभव हैं. तो ये भी बात हमको यहीं से पता लग सकती है कि जितनी भी बहुपद की घात होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं, उससे ज़्यादा गुणनखंड संभव ही नहीं है. अब जैसे यहाँ बहुपद की घात 2 है तो इसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड संभव हैं. 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं. तो बहुपद की घात को देखकर भी हम बता सकते हैं
कि उस बहुपद के कितने गुणनखंड होंगे। जितनी बहुपद की घात उतने ही उसके गुणनखंड। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड संभव हैं। और गुणनखंड किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित कर देती है, और जब उनकी आपस में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ये गुणनखंडों की विशेषता होती है। चलिए हम इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये तो आप लोगों ने कक्षा 8 में भी सीख रखा है, वही मैं यहाँ पे करूँगा। मैं यहाँ पे सर्वसम्मिका का प्रयोग कर सकता हूँ, उससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं आसान तरीके से गुणनखंड निकाल सकता हूँ। देखिए x² को मैंने ऐसे ही रहने दिया। 9 को मैं 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग 9 होता है। अब देखिए यहाँ पे मेरी एक सर्वसम्मिका काम कर रही है, कौन सी? a² - b²। a बराबर यहाँ पे x है और b बराबर यहाँ पे 3 है। a² x का स्क्वायर माइनस b² 3 का स्क्वायर। a² - b² बराबर क्या होता है? a माइनस का b, a प्लस का b। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे a और b के मान रखने हैं। तो यहाँ पे मैं रखूँगा a की जगह x, b की जगह 3, a की जगह x और b की जगह 3। तो इस प्रकार बच्चों मुझे सर्वसम्मिका का प्रयोग करके अपने द्विघात बहुपद के गुणनखंड मिल गए, x माइनस के 3 और x प्लस के 3। ये इसके गुणनखंड इसलिए हैं क्योंकि जब आप x माइनस 3 से किसी से भी, या x माइनस 3 या x प्लस 3 किसी से भी आप कर सकते हैं, जब आप x² - 9 को विभाजन करेंगे लंबी विभाजन विधि के द्वारा तो आपको शेषफल 0 ही मिलेगा। अर्थात ये दोनों गुणनखंड इस दिए गए बहुपद को पूरा विभाजित कर देते हैं। ठीक, और जब इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही बहुपद मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए x माइनस के 3 और x प्लस के 3 आपके पास 2 गुणनखंड आ चुके हैं। इनकी आप गुणा कीजिए। दो पद की 2 पद में गुणा आप करना जानते हैं, कैसे करते हैं? पहले x की गुणा होगी किस में? पूरे ब्रैकेट में होगी, पूरे बहुपद में होगी, और फिर माइनस के 3 की गुणा पूरे ब्रैकेट में होगी। ये 2 पद की 2 पद में गुणा करना आप लोग आसानी से जानते हैं। अब देखिए x के अंदर गुणा कीजिए x², x के अंदर गुणा कीजिए प्लस के 3x, और माइनस के 3 के अंदर गुणा कीजिए माइनस के 3x, माइनस के 3 की इसमें गुणा कीजिए तो माइनस और प्लस माइनस, क्योंकि चिन्हों की भी आपस में गुणा होगी, और 3 के 3 में गुणा करेंगे 9। अब देखिए प्लस का 3 है, माइनस के 3 है, क्या मिल गया आपको? x² माइनस के 9, और यही आपका वो बहुपद था कि नहीं? तो इसका मतलब ये गुणनखंड हमारे बिल्कुल सही आए हैं। तो हमने ये बात देखी कि गुणनखंड और कुछ नहीं होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा दी गई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, और जब उन्हीं की आपस में गुणा करते हैं तो हमें वही बहुपद या वही संख्या मिल जाती है, जैसे हम लोगों ने 8 वाले उदाहरण में देखा और यहाँ भी आप लोगों ने देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गुणनखंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम गुणनखंड कहते किसे हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल था। सर्वसम्मिकाओं के माध्यम से हम लोगों ने, यहाँ पे हमारी सर्वसम्मिका काम कर गई थी तो हम लोगों ने इसको आसानी से इसका गुणनखंड कर दिया। लेकिन हर बार तो हमारी सर्वसम्मिका काम नहीं करेगी, तो हम कैसे उसका प्रयोग करते हैं, तो ये हम आगे सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, बहुपद का गुणनखंड जो हम आज का टॉपिक सीख रहे हैं, इसको निकालने की 2 विधियां हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है बच्चों आपके पास बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि रहने वाली है। आपके पास जब तक गणित रहेगी तब तक आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गुणनखंड करना तो हम अब शुरुआत कर चुके हैं, 8वीं से कर देते हैं हम लोग, और गणित में इसका बड़ा ही विशेष महत्व है मध्य पद विभाजन विधि का, क्योंकि गुणनखंड हमको बार बार करने ही पड़ते हैं। ठीक, तो बहुपदों का गुणनखंड करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है मध्य पद विभाजन विधि, जो हम आज सीखेंगे, और दूसरी विधि है गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। गुणनखंड प्रमेय आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ रखा है, इस पर आधारित हम लोगों ने प्रश्न भी हल किए। तो इसके बारे में मैं तो आपको बाद में चर्चा करूंगा। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है मध्य पद विभाजन विधि। अब प्रश्न ये उठता है कि मध्य पद विभाजन विधि कहाँ काम करेगी। तो बच्चों, ये विशेष नोट करने वाली बात है कि जब बहुपद की घात 2 हो, अर्थात बहुपद कैसा हो, द्विघात बहुपद, तब हम मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहाँ ए बी और सी अचर हैं और ये ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, पहला वाले पद का जो गुणांक है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखिए यदि यही जीरो हो गया तो जीरो की एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये पूरा पद ही जीरो हो जाएगा। ठीक, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद क्या बन जाएगा, जीरो। तब तो यहाँ केवल बी एक्स प्लस सी बचेगा और यहाँ देखिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, एक, और एक बहुपद की घात को हम कहते हैं रैखिक बहुपद, तब ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए हम लिखते हैं कि पहले पद का जो गुणांक है वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये द्विघात बहुपद जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, उसके जब भी आपको गुणनखंड निकालने हो तब आप मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। अर्थात जिस बहुपद की घात 2 हो तब आप उसमें मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। अब ये गुणनखंड परमे वाली विधि का प्रयोग कहाँ करना है, तो जब बहुपद की घात 2 से अधिक हो, 2 से अधिक मतलब बहुपद की घात 3 हो, 4 हो, 5 हो इत्यादि, जब बड़ी बड़ी बहुपद हमारे सामने आते हैं बड़ी बड़ी घातों वाले, तब हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से किसी बड़ी घात वाले बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन आज का विषय हमारा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म मतलब होता है मध्य पद, मध्य टर्म मतलब पद, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ देना, विभाजित कर देना। ठीक है, तो इसका हिंदी में नाम है मध्य पद विभाजन विधि। चलिए इसको हम समझते हैं कि कैसे इसके माध्यम से हम द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य पद विभाजन विधि। द्विघात बहुपद आपको इस रूप में दिया होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस की सी। ठीक, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि किसी भी बहुपद के गुणनखंडों की संख्या के बारे में हमें कैसे पता लगे कि इसके कितने गुणनखंड हैं। तो मैंने आपको पहले ही उदाहरण में बता दिया था, यहाँ पे जो हमने ये उदाहरण किया था कि जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके गुणनखंड होंगे। तो यहाँ मैंने वही बात लिखी है कि नंबर ऑफ फैक्टर इज बराबर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके गुणनखंड होंगे, संख्या उनकी उतनी ही होगी। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो इसको उदाहरण के माध्यम से तो हम समझेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि मध्य पद विभाजन विधि का आखिर मतलब क्या है। अब देखिए इसमें शब्द आ रहा है मध्य पद विभाजन। इसका मतलब ये है कि जो बीच वाला पद है मध्य पद, उसी से संबंधित ये हमारा कंसेप्ट होगा। तो ये बीच वाला पद है, उसी पर आधारित ये विधि है। अब देखिए यहाँ पे बीच वाला पद तो बी एक्स है, एक्स तो यहाँ पे चर है, बीच वाले पद की बात करूँ तो यहाँ पे बी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस विधि में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बीच वाला पद है यहाँ बी है, हमको इसको ऐसी दो संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अर्थात ऐसी दो संख्याओं के योग के रूप में लिखना है कि जिनको जोड़कर तो हमको बी मिल जाए, बीच वाला पद मिल जाए। ठीक, और जब उन्हीं संख्याओं की हम आपस में गुणा करें, जोड़ के तो हमको बीच वाला पद बी मिल जाए, लेकिन जब उन्हीं संख्याओं की हम आपस में गुणा करें तो हमको पहले पद का गुणांक ए और अंतिम पद जो अचर पद होता है उनका गुणनफल मिल जाए। इसको कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि, क्योंकि इसमें हम मध्य पद को विभाजित कर रहे हैं ऐसी दो संख्याओं के योग के रूप में जिनको जोड़कर हमको बी मिल जाए, मतलब बीच वाला पद मिल जाए, और जब उनकी हम आपस में गुणा करें तो हमको पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल मिल जाए। तो अभी आपकी समझ में ये थोड़ा जटिल लग रहा होगा आपको, लेकिन जब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे तब आपको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे की प्रश्नावली या आगे की जब भी 9th 10th 11th 12th में आप मैथ लेंगे तो आपको गुणनखंडों से वास्ता आपका पड़ेगा और तब आपको ये मध्य पद विभाजन विधि काम आएगी। इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। बस आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि इसका नाम मध्य पद विभाजन विधि क्यों है, क्योंकि इसमें हम मध्य पद को ऐसी दो संख्याओं के योग के रूप में विभाजित करते हैं जिनको जोड़कर बीच वाला पद बी मिल जाए, और जब उन्हीं दो संख्याओं के आपस में गुणा करें तो हमको पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणनफल मिल जाए। ठीक, चलिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपके पास ये उदाहरण है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड आपको करना है। ठीक है,
क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुपद की घात क्या है, देखिए इसमें जो चर की सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, यहाँ देखिए ये चर की घात 2 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हमको तो सबसे बड़ी घात देखनी है, वो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो इसमें मध्य पद विभाजन विधि काम कर सकती है इसके गुणनखंड ज्ञात करने में। तो वही मैंने जो आपको सिखाया था। सबसे पहले आप देखिए इसमें बीच वाला पद कितना है, चर को छोड़ दीजिए, बीच वाला पद है, यहाँ पे आप कहोगे सर 17। तो बच्चों हमें 17 हमारा बीच वाला पद है, तो 17 को बच्चों हमें ऐसी दो संख्याओं के योग के रूप में लिखना है कि जिनको जोड़कर तो हमको 17 मिल जाए, लेकिन गुणा करने पर हमको क्या मिल जाए। देखिए जब इन्हीं दो संख्याओं के आपस में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, पहले पद का गुणांक कितना है 6 और अंतिम पद कितना है 5, 6 पंजे 30। ठीक, तो हमें 17 को ऐसी दो संख्याओं के योग के रूप में तोड़ना है जो जोड़ के तो हमको 17 दे दे, लेकिन जब उन्हीं संख्याओं के आपस में गुणा करें तो हमको क्या मिल जाए, पहले पद और अंतिम पद का गुणनफल अर्थात 30 मिल जाए। ठीक, चलिए तो ये बात आप समझ गए। तो देखिए हम इसमें ट्रायल मेथड लगाते हैं, हम देखते हैं कि ऐसे कौन सी वो दो गुणनखंड, दो संख्याएं संभव हैं कि जिनके द्वारा हम जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए जब 30 हमको गुणनफल के रूप में चाहिए तो मैंने इसके गुणनखंड निकाल दिए। देखिए 6 में 5 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 मिलेगा, लेकिन जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमको 11 मिल रहा है। ठीक है, दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए, गुणा करके 30 मिल जाए और उन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ के 17 मिल जाए। तो यहाँ तो हमको 11 मिल रहा है। फिर हमने आगे और देखा तो हमको 3 गुणा 10 30 मिल रहा है। ठीक, लेकिन जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमको 13 मिल रहा है। 3 और 10 में आप 10 को जोड़ेंगे 13 मिलेगा। फिर हमने और गुणनखंड सोचे 30 के, तो हमको मिल गया 2 गुणा 15, 15 की 2 में गुणा करेंगे 30 मिलेगा हमको। ठीक, और जब 15 में 2 को जोड़ेंगे तो हमको 17 मिलेगा। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे नियम को सेटिस्फाई कर रही है। हमको वो दोनों संख्याएं मिल गई जिनको जोड़ के तो हमको 17 मिल जा रहा है, और जब उन्हीं दो संख्याओं के हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, 30 मिल जा रहा है। ठीक, तो वो 2 और 15 वो दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो 2 और 15 भी। चलिए अब कैसे हम इसका गुणनखंड करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 6x² को ऐसे उतार देना, आपको इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, आपको केवल आपको बीच वाले पद को तोड़ना है उन दोनों संख्याओं में जिनको जोड़कर बीच वाला पद मिल जाए और गुणा करके पहले पद और अंतिम पद का गुणनफल मिल जाए। तो वो दो संख्याएं हमने देखी 2 और 15 थी। तो 17 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 17 को आप लिख सकते हो कि 2x प्लस के 15x। ठीक, और जो अंतिम पद है उसको तो ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए हमने बीच वाले पद को तोड़ दिया, 2x और 15x लिख सकते हैं ना, दोनों को जोड़ के आपको 17x ही मिलेगा। अब देखिए क्या करना है, अगले स्टेप में शुरू के 2 पदों में से और अंतिम के 2 पदों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है आपको। तो देखिए शुरू के 2 पद में 6x² प्लस के 2x था, तो इसमें से देखिए एक तो x बाहर आ रहा है और साथ में 2 भी बाहर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए x तो बाहर जा चुका है 1x, यहाँ 2 है तो अंदर बचेगा केवल 1x, और 6 में से मैं 2 को बाहर ले आ चुका हूँ, तो 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, अंदर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। क्योंकि देखिए आप 6 को जो हम कॉमन लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि उस संख्या से उसको विभाजित करके आपको देखना है। तो देखिए यहाँ से इन दोनों पदों में से मैंने 2x को बाहर लिया तो अंदर बचेगा 2 3 6, और 1x बाहर है तो दूसरा x यहाँ पे बचेगा प्लस का। अब ये 2x तो मेरा बाहर जा चुका है, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। ठीक, और अब आखिरी के 2 पदों में देखिए क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ इन दोनों पदों में से 5 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, 5 3 15 और 5 एकम 5, तो 3x प्लस का 1 बचेगा। एक बात और नोट करने वाली है बच्चों कि जो पहले ब्रैकेट में आपको जो बहुपद मिलेगा या जो भी संख्या मिलेगी, जो भी बहुपद मिलेगा, वही आपको दूसरे ब्रैकेट में भी मिलना चाहिए। आपको ऐसा इंतजाम करना है, आपको मतलब ऐसा कॉमन निकालना है कि पहले ब्रैकेट
में और दूसरे ब्रैकेट में वही बहुपद आपको मिल जाए। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऐसे कॉमन निकाले कि मुझे 3x+1 और लास्ट में भी 3x+1 मिल गया। ऐसे ही आपको भी करना है। अब देखिए फिर इस सब में से फिर देखिए 3x+1 कॉमन आ रहा है, तो इसको फिर बाहर निकाल दीजिए। तो आप 3x+1 को बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ बच गया केवल 2x और यहाँ बच गया केवल 5। तो यही दो बच्चों को गुणनखंड आ गए, हमारे द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड, जिनके द्वारा आप इस बहुपद को विभाजित करेंगे तो शेषफल आपको 0 मिलेगा। ये इसको पूरा पूरा काट देंगे और जब इन्हीं की आपस में गुणा करेंगे तो आपको यही वो बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इस दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड हैं 3x+1 और 2x+5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मध्यपद विभाजन विधि समझ में आ गई हो। चलिए बच्चों हम एक और उदाहरण ले लेते हैं माइनस वाला। अक्सर बच्चे माइनस वाली संख्या को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए हमारे पास ये उदाहरण है, चर y में एक बहुपद दे रखा है y² -5y + 6। द्विघात बहुपद है क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2 है। जब घात 2 है तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे, वेरी गुड, 2 ही होंगे। इसमें हम मध्यपद विभाजन विधि लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें जो बीच वाला पद है वो क्या है, चिन्ह को लेके आपको संख्या देखनी है। आप जानते हैं कि जो गुणांक हम देखते हैं वो चिन्हों सहित देखते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं y का गुणांक तो आप कहोगे सर -5, y² का गुणांक तो आप कहोगे सर +1 है यहाँ पे, ठीक। तो चिन्ह को लेके हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीच वाला पद -5 है। कुछ बच्चे +5 लेके करते हैं, उनका सवाल गलत हो जाता है। आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ -5 है तो आपको -5 बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़कर तो आपको -5 मिल जाए, और जब उन्हीं दो संख्याओं की आप आपस में गुणा करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, पहले पद का गुणांक कितना है 1 और अंतिम पद कितना है 6, तो आपको 6 मिलना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं ये आपको कल्पना करनी है। यहाँ पे आपकी कल्पना शक्ति काम आएगी कि जिनको जोड़कर तो आपको -5 मिल जाए और गुणा करके आपको +6 मिल जाए, क्योंकि देखिए 1 × 6 +6 आ रहा है। तो यहाँ पे आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऐसी दो संख्याएं, देखिए एक तो -3 में जब आप +2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -3 प्लस -2 आपको -5 ही मिलेगा। और जब -3 की गुणा आप -2 में करेंगे तो क्या आएगा, +6, क्योंकि माइनस तो प्लस बन जाता है ना। इसका मतलब हमारे पास वो दो संख्याएं आ गई, एक -3 आ गई और दूसरी -2 आ गई, जिनके द्वारा हम अपना मध्यपद को विभक्त कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, -5 आप ऐसे करके रफ में दिखा सकते हैं। ये काम रफ में करने के लिए शुरू में तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप कॉपी में ही दिखा सकते हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, अभ्यास आपका मजबूत हो जाएगा, तो आप मन में ही ये सब कुछ कर सकते हैं और डायरेक्ट आप प्रश्न को हल करेंगे। ये रफ में आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए हमने -5 को दो संख्याओं में तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे y था तो y भी लगाना पड़ेगा, -3y और -2y, दोनों को जोड़ेंगे तो -5 ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने ये कर दिया, y² -3y -2y +6। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम शुरू के दो पद में से और अंतिम के दो पद में से कुछ कॉमन निकालते हैं। ऐसे कॉमन निकालना है कि पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट में समान बहुपद मिल जाए। तो यहाँ से देखिए y कॉमन आ रहा है तो y मैंने बाहर ले लिया, एक y बाहर जा चुका है, अंदर बचेगा केवल एक y। यहाँ से y बाहर है, अंदर बचेगा केवल -3। यहाँ से देखिए -2 मैंने बाहर लिया, मैं 2 भी ले सकता था क्योंकि 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मैंने माइनस इसलिए लिया क्योंकि मुझे पहले ब्रैकेट की तरह ही अपना दूसरा ब्रैकेट भी बनाना है। ठीक, क्यों बनाना है ये भी आप जानते हैं। तो -2 बाहर लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का y। चिन्ह जब बाहर लेंगे तो चिन्ह भी बदल जाते हैं ना, माइनस वाली चीज़ प्लस बन जाती है और प्लस वाली चीज़ माइनस बन जाती है। तो यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा प्लस का y और ये प्लस का चेंज हो जाएगा -3 में, क्योंकि 2 से जब 6 को काटेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक, 2 बाहर लिया ना, 2 तो ये बाहर जा चुका है, यहाँ केवल y बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 3, क्योंकि आपको पता है कि 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो 1 2 तो बाहर जा चुका है, क्या बचेगा यहाँ पे केवल 3 बचेगा। ठीक, ये काम आप जानते हैं। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे y -3 मैंने ऐसा व्यवस्था की कि मेरा पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम हो गया। इसको फिर मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मैंने बाहर लिया तो अंदर देखिए क्या बचा, अंदर बचा इधर y और यहाँ बचा
2। तो इसके 2 गुणनखंड आ गए, y माइनस का 3 और y माइनस के 2, क्योंकि द्विघात बहुपद था इसलिए इसके 2 ही गुणनखंड संभव होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने माइनस चिन्ह बाहर लिया तो अंदर कैसे चिन्ह बदल गए। ये आप जानते हैं कि ऐसा हो जाता है कि जब माइनस चिन्ह को बाहर लेते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। ये आपने छोटी कक्षा में सीख रखा है। तो आज हम लोगों ने अपनी मध्य पद विभाजन विधि को सीख लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विधि आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर एक बार समझ में ना आए तो आप बार बार वीडियो को देखेंगे, पॉज करेंगे, रोकेंगे और कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे तो ये विधि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है, परीक्षा में सवाल भी आता है और आगे की कक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगले जो हमारा लेक्चर में उसमें हम गुणनखंड प्रमेय के द्वारा कैसे बड़ी से बड़ी घात वाले बहुपदों का गुणनखंड करते हैं, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो मध्य पद विभाजन से संबंधित आपकी जो पुस्तक में प्रश्नावली आपकी 2.4 है और देखिए बच्चों इसमें जो ये प्रश्न नंबर 4 है, गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। देखिए 4 पार्ट हैं इसमें और प्रत्येक पार्ट में देखिए द्विघात बहुपद दे रखा है, तो इसमें मध्य पद विभाजन विधि आपके लिए काम कर जाएगी। तो चौथा प्रश्न आपके लिए गृह कार्य है, बिल्कुल इसी तरह होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको बड़े लगन से इस काम को करना है। कॉपी बनाइए, अपना होमवर्क भेजिए। थैंक यू वेरी मच।